हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान। तो चलिए, इसके पहले हम आप लोग को अवसर लागत बता चुके हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है सीमांत अवसर लागत या रूपांतरण का सीमांत दर क्या है। सीमांत अवसर लागत एमओसी या एमआरटी रूपांतरण की सीमांत दर या सीमांत अवसर लागत क्या है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमांत अवसर लागत। तो चलिए देखते हैं कि सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं। किसी वस्तु का सीमांत अवसर लागत दूसरे वस्तु की वह मात्रा है। किसी वस्तु का सीमांत अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसका पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए त्याग किया जाता है। किसी वस्तु का सीमांत अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसका पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए दूसरे वस्तु के लिए त्याग किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो साधन वे सीमित हैं और एक समय पर हम लोग दो वस्तु का अधिकतम मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकते हैं। एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी होगी, तभी दूसरी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि सीमांत अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसका पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई यानी पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए दूसरी वस्तु को किया जाता है, त्याग किया जाता है, वह सीमांत अवसर लागत है। जैसे अगर सीमांत अवसर लागत क्या है, अगर y वस्तु की मात्रा में कमी करेंगे तो x वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होगी। x वस्तु को उत्पन्न करने के लिए y वस्तु के उत्पादन में कमी करना होगा। देखिए उदाहरण से समझते हैं। संयोग है आपका ABCDEF है आपका संयोग। गेहूं को उत्पादन कर रहे हैं हम लोग 0 1 2 3 4 5 और चावल का उत्पन्न कर रहे हैं 15 14 12 9 5 8 0। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, गेहूं का सीमांत अवसर लागत। गेहूं का सीमांत अवसर लागत क्या है। देखिए चावल का उत्पादन जब गेहूं का उत्पादन 0 कर रहे हैं, गेहूं का उत्पादन 0 कर रहे हैं, जब चावल का उत्पादन कितना हो रहा है 15 हो रहा है। यानी गेहूं का उत्पादन जब एक भी नहीं कर रहे हैं तब चावल का उत्पादन 15 हो रहा है। यानी जितने भी हमारे पास संसाधन है वे सब चावल के उत्पादन में लगे हुए हैं, गेहूं के उत्पादन में नहीं लगे हुए हैं। और गेहूं की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए चावल के उत्पादन की मात्रा में क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। कितनी मात्रा में कमी कर रहा है, तो 15 से कितना हो रहा है 14। तो एक गेहूं के चावल के मात्रा में कितनी कमी हो रही है 1। फिर गेहूं की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए चावल की कितने मात्रा में कमी हो रही है 14 से 12 हो रही है, 2 कमी हो रही। फिर देखिए गेहूं की और एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए चावल की मात्रा में फिर कमी करना होगा। कितना कमी कर रहा है 12 से 9, 3 कमी हो रही। फिर गेहूं को और एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए चावल की मात्रा में कितना कमी करने हो रहे हैं 4। फिर गेहूं को और एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए चावल की मात्रा में 5 त्याग कर रहा है। तो गेहूं के सीमांत अवसर लागत क्या है। गेहूं का उत्पादन कैसे, मान लीजिए पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई यानी गेहूं की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए दूसरी वस्तु जो हम लोग का है चावल के उत्पादन में क्या करना हो रहा है, कमी करना पड़ रहा है। वही उसके लिए क्या है सीमांत अवसर लागत। गेहूं का क्या है सीमांत अवसर लागत है ना। जैसे गेहूं के एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए चावल के उत्पादन में क्या कर रहे हैं, कमी करना पड़ रहा है, इसके संसाधन में कमी करना हो रहा है। तो गेहूं का क्या है, ये चावल में जितने कमी करना पड़ रहा है वो गेहूं के लिए क्या है, गेहूं का सीमांत अवसर लागत है। तो ये गेहूं का सीमांत अवसर लागत। आप देखेंगे कि जैसे जैसे एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं तो सीमांत अवसर लागत बढ़ती क्यों जाती है। जैसे जैसे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं तो सीमांत अवसर लागत बढ़ती जाती है।
देखिए, सीमांत अवसर लागत क्यों बढ़ती जाती है? एक वस्तु का अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए गेहूं के अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए दूसरे वस्तु की अधिक इकाइयों का उत्पादन त्यागना पड़ता है। दूसरे वस्तु कौन है? चावल। इसका अधिक इकाई का त्याग करना पड़ रहा है। देखिए, यहाँ से जब एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन के लिए गेहूं की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए चावल की कितनी मात्रा त्याग करनी पड़ रही है? 2। और फिर गेहूं की और एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के चावल की कितनी मात्रा त्याग करनी, अधिक मात्रा में त्याग करने पड़ रहा है, यहाँ पे 3 करना पड़ रहा है। फिर और एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने 4, यानी गेहूं के चावल के अधिक मात्रा में त्याग करना पड़ रहा है। गेहूं की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए गेहूं की अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए चावल के अधिक मात्रा में त्याग करना पड़ रहा है। इस कारण सीमांत अवसर लागत बढ़ती जाती है। तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए एक बार शॉर्ट में देखते हैं फिर से कि सीमांत अवसर लागत क्या है। सीमांत अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसका पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई यानी गेहूं की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए त्याग किया जाता है, यानी चावल की मात्रा में त्याग करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास जो साधन है वे कैसे हैं? सीमित हैं, और एक समय पर 2 वस्तु का अधिक उत्पादन नहीं कर सकते हैं। एक वस्तु को उत्पादन में कमी करके दूसरे वस्तु को उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। तो वही आपका सीमांत अवसर लागत या रूपांतरण की सीमांत दर। अब देखिए यहाँ पर सीमांत अवसर लागत कैसा हो रही? बढ़ती जा रही है। सीमांत अवसर लागत आपका बढ़ती जा रही है, यानी सीमांत अवसर लागत के बढ़ने के कारण पीपीसी कैसा होता है? पीपीसी आपका नतोदर होता है। और सीमांत अवसर लागत अगर घटते जाएगी तो आपकी पीपीसी कैसे होगी? उन्नतोदर होगी। अगर सीमांत अवसर लागत स्थिर होगी तो आपकी पीपीसी कैसे होगी? सीधी रेखा में होगी। तो यहाँ पे सीमांत अवसर लागत क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए पीपीसी यहाँ पर आपका उन्नतोदर होगी। तो आपको ये 2 या 3 मार्क्स में पूछ देगा कि सीमांत अवसर लागत क्या है। सीमांत अवसर लागत को तालिका द्वारा समझाएं, तब आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का सीमांत अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसका पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए त्याग किया जाता है। और ये फार्मूला भी लिख सकते हैं आप कि x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए y वस्तु की उत्पादन में कमी करना पड़ता है, और ये तालिका आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण और आदर्श आर्थिक विश्लेषण क्या है। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण और आदर्श आर्थिक विश्लेषण आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण को वास्तविक आर्थिक विश्लेषण भी कहते हैं। और देखिए तब आर्थिक विश्लेषण क्या है। इसके अंतर्गत वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण, इसके अंतर्गत वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या था, क्या है जैसे वास्तविक कथनों का विश्लेषण किया जाता है कि इसमें रियल में क्या है तथा क्या था, इन सभी का स्टडी किया जाता है। देखिए उदाहरण में समझें। वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मतलब काफ़ी रियल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 1991 में जनसंख्या कितनी थी? इन सभी का अध्ययन किया जाता है किसमें? सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण, वास्तविक आर्थिक विश्लेषण में। आप देखते हैं कि आदर्श आर्थिक विश्लेषण क्या है? आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण, इसमें क्या होना चाहिए संबंधित विश्लेषण किया जाता है। इसमें क्या था? क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए से संबंधित वास्तविक विश्लेषण किया जाता है। और इसमें क्या था या क्या है से संबंधित आर्थिक विश्लेषण किया जाता है, यानी इसमें प्रॉब्लम है, इसमें सॉल्व किया जाता है।
इसकी प्रकृति सुझाव देने की है। ये क्या देता है? सुझाव देता है, सॉल्व करता है, ये प्रॉब्लम को इसमें सॉल्व किया जाता है। जैसे इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कितनी है, उसको गरीबी आय की असमानताओं को कम करना, आय की असमानताओं को कम किया जाएगा। तो गरीबी रेखाओं से जो नीचे अधिक लोग रहते थे वो सब में, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या को कम करने के लिए आय की जो असमानताओं है उसको कम करना होगा। सभी का आय का वितरण बराबर होना चाहिए। आप 1991 में जनसंख्या कितनी थी? तो जनसंख्या में वृद्धि है तो जनसंख्या को कम करना, जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या को कम करना, ये सलूशन करता है इस प्रॉब्लम को। फिर अगर गरीब है तो उसको गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है गरीबी को। इसमें जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।